हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को बहुत डिटेल में पढ़ा और उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना और बहुत सारी अद्भुत चीज़ें भी जानने को मिली, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और उसी से संबंधित आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आज फिर से उपस्थित हुए हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कितना आप सही कर पाते हैं। आज आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इन कथनों पर विचार करना है और कूट की सहायता से आपको सत्य कथन बताना है। पहला है, पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोपीय देशों के साथ साथ भारत में भी तकनीकी क्रांति हुई। क्या ये कथन सही है? दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पुष्टि सैकड़ों वर्ष पूर्व ब्रह्मगुप्त ने कर दी थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीसरा है, पृथ्वी की गोल आकृति तथा धुरी पर घूमने की बात आर्यभट्ट ने सैकड़ों वर्ष पूर्व ही कर दी थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब आपको कूट की सहायता से बताना है कौन से कथन है जो कि सही है। क्या पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। और डिटेल क्लास में मैंने आपको इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होना चाहिए इसको सॉल्व करने में। आपको पता है कि पहला बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब यूरोपीय देश में विकास हो रहा था, पुनर्जागरण चल रहा था, उस समय हम अंधकार में डूबे हुए थे, हमारे यहाँ चेतना की कोई लहर नहीं थी, इसलिए आपका पहला एलिमिनेट कर देंगे। और आपको पता है कि पहला ही सिर्फ गलत है और दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बौद्धायन सिद्धांत का संबंध किससे है? बौद्धायन सिद्धांत का संबंध किससे है? ये IAS 2008 का क्वेश्चन है। क्या ये संपूर्ण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई से संबंधित है, या पाई के मान की गणना से संबंधित है, या लघुगणक गणना से संबंधित है, या सामान्य वितरण वक्र से संबंधित है? तो आपको बताना है बच्चों की जो आपका बौद्धायन सिद्धांत है इसका संबंध किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका संबंध संपूर्ण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित जो आपके दिए हुए हैं इनको सुमेलित करना है और कूट की सहायता सही आंसर आपको प्राप्त करना है। और ये वेरी इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी। एक तरफ है पिंगल, दूसरे हैं आर्यभट्ट, तीसरे हैं ब्रह्मगुप्त, चौथे हैं बराहमिहिर। नेक्स्ट जो साइड है यहाँ पे दिया पंच सिद्धांतिका, ब्रह्म स्फुट है, छंद शास्त्र है और आर्यभट्टियम है। ये किताबें हैं और ये आपके विद्वान हैं, इनको मिलाना है। और आपको पता है कि यहाँ पे सबसे आसान जो है आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम है, तो बी का 4 किस में है? तो चलिए देख लेते हैं, बी में 4 आप देख रहे हैं कि सिर्फ इसमें है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप बड़े आसानी से मिला सकते हैं क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। कौन से कथन हैं जो कि सही हैं? पहला है, आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा, भास्कराचार्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है। और तीसरा, अथर्ववेद में प्रथम बार बीमारियों, चिकित्सा एवं औषधि का उल्लेख है। और चौथा, सुश्रुत को औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। और पांचवा, चरक को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। अब आपको कूट की सहायता से बताना है कौन से कथन हैं जो कि सही हैं, और हमने इसको क्लास में डिटेल से अच्छे से पढ़ाई किया है, तो मुझे नहीं लगता आपको सत्य कथन चूज करने में जरा भी प्रॉब्लम होगी। आपको पता है आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। पहला दूसरा तीसरा ही सिर्फ सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक चेंज कर दिया गया, सुश्रुत शल्य चिकित्सा के हैं और चरक औषधि विज्ञान के, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो गए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित है? अष्टांग संग्रह, क्या ये वाग्भट्ट का है? अश्व प्रशंसा, क्या ये शालिहोत्र का है? आयुर्वेद, क्या ये चरक का है? ऑप्शन में है केवल एक सही है, मिला हुआ है या सुमेलित है, या केवल 2 सुमेलित है, या पहला और दूसरा दोनों सुमेलित है, या सभी सुमेलित है। तो आपको पता है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं कि चरक का संबंध इससे नहीं है और आपका जो थ्री है ये बिल्कुल सुमेलित नहीं हो सकता, तो यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपका इसमें से कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अष्टांग संग्रह वाग्भट्ट का है और आपका अश्व प्रशंसा शालिहोत्र का है। आपका पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिंधु घाटी की
खुदाई से प्राप्त सोने तथा चांदी की कलाकृतियों से इस काल के उन्नत धातु विज्ञान का ज्ञान होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि वहाँ से जो है उन्नत किस्म की धातु की मूर्तियाँ मिली हैं? तो ये बताती हैं कि वहाँ के लोगों को धातु विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा जानकारी थी। दूसरा है, प्राचीन काल में वस्त्रों की रंगाई भारत में प्रचलित नहीं थी। तीसरा है, सुश्रुत संहिता में जो है आप देखेंगे हृदय प्रत्यारोपण जैसी गंभीर प्रकार के शल्य क्रिया का भी वर्णन है। और चौथा है, सुश्रुत संहिता में रोग मुक्ति के लिए नाड़ियों पर शल्य क्रिया का वर्णन है। और चौथा है नेक्स्ट है, सुश्रुत संहिता में 100 से अधिक शल्य उपकरणों का वर्णन किया गया है। तो आपको इसमें से सही कथन को चूज करना है, कौन से कथन है जो कि सही हैं। अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा सकता है क्योंकि यहाँ आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से आपने क्लास को अटेंड किया है और आप ज़रा भी कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। चलिए बच्चों देखते हैं। कह रहा प्राचीन काल में वस्त्रों की रंगाई भारत में प्रचलित नहीं थी, तो आपका दूसरा गलत हो गया। अब आप देख लीजिए दूसरा कहाँ कहाँ है। आपका दूसरा इसमें है, ये भी गया। आपका दूसरा ये इसमें है, ये भी गया। अब आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 का और 4, 5 का। तो क्या सुश्रुत संहिता में हृदय प्रत्यारोपण जैसे गंभीर प्रकार के शल्य क्रियाओं का वर्णन मिलता है? क्या इसके बारे में आपको डिटेल क्लास में पढ़ने को मिला था कि जो सुश्रुत हैं वो हृदय का प्रत्यारोपण भी करना जानते थे? आपको पता है कि इसका उल्लेख नहीं हुआ। मोतियाबिंद का उल्लेख हुआ है, गठिया रोग के इलाज की बात की गई है और अन्य हड्डियों के जोड़ने की बात की गई, लेकिन हृदय का प्रत्यारोपण नहीं होता था। तो आपका तीसरा भी नहीं होगा, यानी कि मिला जुला करके आपका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 4 और 5। बाकी आपके जो हैं वो गलत हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। और भी आपके पास बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके लिए सॉल्व करना काफ़ी आसान होगा। पहला है, गणित का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? क्या ये शुल्ब सूत्र है या अष्टाध्यायी है या आर्यभट्टियम है या ब्रह्म स्फुट है? आपको डिटेल क्लास में इसके बारे में बताया गया है और आपको बहुत आसानी से आंसर मिल गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मूल रूप से गणित का विकास किस काल में माना जाता है? मूल रूप से गणित का विकास किस काल में हुआ है? क्या सिंधु घाटी सभ्यता काल में हुआ या वैदिक काल में हुआ या मौर्य काल में हुआ है या गुप्त काल में हुआ है? आपको बताना मूल रूप से किस काल में गणित का विकास हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका होगा वैदिक काल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध गणितज्ञ नहीं है? इनमें से कौन है जो प्रसिद्ध गणितज्ञ नहीं है? क्या वो आर्यभट्ट हैं, ये गणितज्ञ नहीं थे, या वराहमिहिर हैं या ब्रह्मगुप्त हैं या भास्कराचार्य हैं या भास्कर हैं, या इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि गणितज्ञ ना हो, यानी कि सभी गणितज्ञ हैं? तो आपको पता है कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि जो गणितज्ञ ना हो, यानी कि सभी गणितज्ञ हैं। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वराहमिहिर की कौन सी रचना नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो वराहमिहिर की नहीं है? क्या इन्होंने पंच सिद्धांतिका नहीं लिखा है, या इन्होंने बृहद संहिता नहीं लिखा है, या इनका गोलाध्याय नहीं है, या इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो इन्होंने ना लिखा हो, यानी कि सभी इनकी रचनाएं हैं। और आपको पता है डिटेल क्लास में पढ़ा है आपने कि इसमें कौन है जो इनका नहीं है, तो आपको पता है गोलाध्याय जो है ये वराहमिहिर का नहीं है। आपका पंच सिद्धांत का और बृहद संहिता ये इनका ग्रंथ है। नेक्स्ट है, लीलावती किसकी पुस्तक है? क्या ये ब्रह्मगुप्त ने लिखी है या आर्यभट्ट ने लिखी है या भास्कराचार्य का है या वराहमिहिर का है? डिटेल क्लास में मैंने पढ़ाते हुए इस पर काफ़ी जोर दिया था कि इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में बार बार आता है। और आपको पता है कि ये किसका है? ये भास्कराचार्य का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या भास्कर सेकंड का है। सिद्धांत शिरोमणि में कितने अध्याय हैं? क्या इसमें 1 अध्याय है, 2 अध्याय हैं, 3 अध्याय हैं या 4 अध्याय हैं? तो डिटेल क्लास में हमने देखा था कि इसमें कितने अध्याय हैं। आपको पता है इसमें 4 अध्याय हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। सिद्धांत शिरोमणि का कौन सा अध्याय नहीं है? लीलावती, दूसरा बीज गणित, तीसरा गृह गणिताध्याय और चौथा गोलाध्याय, या कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है कि जो इसका अध्याय ना हो, यानी कि सभी हैं। तो आपको बताना बच्चों, ये तो क्लियर हो गया कि इसमें 4 अध्याय हैं, लेकिन इनमें से कौन कौन से हैं या ऐसा कौन सा है जो उसका अध्याय नहीं है?
तो अगर आपने डिटेल क्लास में जरा सा भी सीरियसली क्लास को सुना होगा तो आपको पता है लीलावती भी है, बीजगणित भी है, गृह गणिताध्याय भी है और गोलाध्याय भी है, यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो इसका अध्याय ना हो, यानी कि सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन नहीं आता? बृहत्त्रयी में कौन नहीं है? क्या चरक संहिता नहीं है, या सुश्रुत संहिता नहीं है, या अष्टांग संग्रह नहीं है, या ब्रह्म स्फुट नहीं है? तो ये इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और कहा था ध्यान दीजिएगा, जब त्रयी शब्द किसी के साथ जुड़ जाए तो इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आपको पता है कि बृहत्त्रयी में आपका ब्रह्म स्फुट नहीं है, ये आप जानते हैं कि ये गणित और खगोल जैसी चीज़ों से संबंधित है। आपके ये तीनों आपके बृहत्त्रयी में शामिल हैं और ये सारे आप जानते हैं चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि जो समय ऑपरेशन में जो नियम जो तरीके बताए थे उस समय के जो चिकित्सा शास्त्री ने, वही तरीका आज के वैज्ञानिकों के द्वारा ऑपरेशन और सर्जरी में उपयोग किया जाता है। तो बताएं वो कौन से वैज्ञानिक हैं? क्या वो चरक हैं, सुश्रुत हैं, वाग्भट्ट हैं या सालिहोत्र हैं? आपको पता है ये सारे लोग चिकित्सा शास्त्री हैं, लेकिन वो जो सर्जरी जो ऑपरेशन के मामले में महत्वपूर्ण हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका नाम आपको पता है कि वो कौन है? सुश्रुत हैं। इन्हीं को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता आधुनिक भारत में भी। नेक्स्ट है बच्चों, सालिहोत्र नामक पशु चिकित्सक ने पशु चिकित्सा विज्ञान पर कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है? पहला है अष्टांग संग्रह, दूसरा है आयुर्वेद, तीसरा है अश्व लक्षणशाला और पांचवा है अश्व प्रशंसा। अब आपको बताना है कि इन्होंने कौन सा पुस्तक नहीं लिखा, और ये आपके लिए वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको डिटेल क्लास में ये सारी चीजें हमने बताई हैं। तो आपको पता है इसमें अष्टांग संग्रह जो है ये सालिहोत्र का नहीं है, ये वाग्भट्ट का है, जो आपके बृहत्त्रयी का एक हिस्सा है। यहाँ पे आपने देखा है इसको। नेक्स्ट है महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने कहाँ पर वेधशालाएं नहीं बनवाई थी, या कहाँ पर वेधशालाओं का निर्माण नहीं किया था? ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अनगिनत बार आ चुका है। ये जरूर याद रखें कि कौन से राजा हैं। एक तो बार बार ये भी पूछता है कि किनका इंटरेस्ट था, तो सवाई राजा जयसिंह है। कहाँ पे इन्होंने बनवाई हैं, ये भी कूट में आता है क्वेश्चन, और कहाँ नहीं बनवाई है ये भी आता है। तो क्या इन्होंने जयपुर में नहीं बनवाया, या दिल्ली में नहीं बनवाया, या मथुरा में नहीं बनवाया, या उज्जैन में नहीं बनवाया, या वाराणसी में नहीं बनवाया, या इनमें से ऐसा कोई नहीं है जहां ना बनवाया हो और सभी जगह बनवाया था? तो आपको मतलब पता होना चाहिए बच्चों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 5 जगह पे वेधशालाएं बनवाई थी और वो 5 जगह आप लोगों के सामने लिख दिया गया है ताकि आपको याद रहे और एग्जाम में गलती ना हो। तो ऑप्शन नंबर आपका जो लास्ट का है ये सही जगह, कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो ना बनवाया हो, सभी सही हैं। नेक्स्ट है, किस औषधि वैज्ञानिक ने शरीर के त्रिदोष वात पित्त कफ का उल्लेख किया है? कि शरीर में जो भी परेशानियां होती हैं वो वात पित्त और कफ की वजह से होती हैं, इसी को त्रिदोष कहा है। ये किस चिकित्सक ने कहा है? क्या ये सुश्रुत ने कहा है, या चरक ने कहा है, या वाग्भट्ट ने कहा है, या इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने कहा हो? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा औषधियों और बीमारियों का उल्लेख किसने किया है। तो ये चरक हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पाई के मान की गणना किसने की है? सर्वप्रथम पाई के मान की गणना किसने की? हमने इसको भी डिटेल क्लास में अच्छे से पढ़ा है। तो क्या ये गणना करने वाले आर्यभट्ट थे, या ब्राह्मण थे, या ब्रह्मगुप्त थे, या बौधायन थे? तो आपको बताना है बच्चों सर्वप्रथम किसने पाई के मान की गणना की थी? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बौधायन ने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें भारत की देन है, चाहे शून्य की बात करें, दशमलव की बात करें, पाई के मान की बात करें, वर्गमूल की बात करें, घनमूल की बात करें, सब कुछ भारतीय विशेषज्ञों के द्वारा दिए गए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने महान थे वो लोग जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व इन सारी चीज़ों को आविष्कार कर लिया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है? क्या ये आर्यभट्ट हैं, या बराहमिहिर है, या ब्रह्मगुप्त हैं, या भास्कराचार्य हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको बताना है कि किसने सबसे पहले उल्लेख किया कि हमारी पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाती है। आपके पास इन विद्वानों के नाम है और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो बात कही है ये बराहमिहिर ने कहा था,
हाँ, अगर बात करें आर्यभट्ट की तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी घूमने की प्रक्रिया में पृथ्वी जो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का उल्लेख इन्होंने किया था। इन्होंने कहा पृथ्वी गोल है, और इन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। तो ये सारी बातें आर्यभट्ट ने कही, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती, ये बात बराहमिहिर ने कहा है, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट है आधुनिक भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में किसने अतुलनीय योगदान दिया है। आधुनिक भारत में बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में किसका योगदान अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं कर सकते किसी से। तो क्या ये जवाहरलाल नेहरू हैं, या जो राजीव गांधी हैं ये थे, या दोनों लोगों ने दिया है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ये दोनों महान भाव जो हैं जवाहरलाल नेहरू और जो राजीव गांधी हैं, दोनों लोगों ने आधुनिक भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सारे आप जरूर सॉल्व करें, बार बार रिवीजन करें, और डिटेल क्लास को तो जरूर 2-4 बार देख लीजिएगा, ताकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बने तो गलतियां ना हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे IAS हो, नेट हो, PCS हो, समीक्षा अधिकारी हो, या वनडे एग्जाम्स हो। क्वेश्चन का दायरा जो है छोटा बड़ा हो सकता है, पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे फिर हम बचे हुए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।